समीर जी, मतीन साहब विकास तो हो रहा है लेकिन शायद आप देखना नहीं चाह रहे हैं। समीर जी देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि समीर साहब बैठे हुए, क्या ये अपने फैमिली के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराना पसंद करेंगे या शिल्पी जी करेंगे या बिल्कुल मतीन कराते करेंगे? हैं, बिल्कुल हमारे परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं मतीन साहब, बिल्कुल मेरे परिवार के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं स्वयं प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आया हूँ मतीन साहब। अरे मतीन साहब बात तो सुनो, बात तो सुनो। मैं स्वयं प्राइमरी स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूं मतीन साहब। आप लखनऊ में ठंडा पानी पीते हो, मैं गांव में रहता हूं। आज जाके गांव में प्राइमरी स्कूल के विद्यालय की दशा देखो, बदल गई है। हम विद्यालयों की दशा को बदल दिया। सबसे ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हमारी सरकार में हुआ, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पुलिस की नियुक्ति हुई। आज गांवों की दशा बदल रही है मतीन साहब, आप स्वीकार करो। ठीक है समीर साहब, मतीन जी से काउंटर ले लेते, फिर बाकी गेस्ट भी हमारे साथ उनके पास भी चलेंगे। ठीक है समीर साहब, मतीन साहब फटाफट से आप काउंटर दे दीजिए, उसके बाद औरों के पास भी चलते हैं और गेस्ट भी हमारे साथ। जी बोलिएगा मतीन साहब। समीर जी, संकल्प पत्र लेके मैं जो हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ उससे मुंह मोड़ लें। मैं कह रहा हूँ कि जो साइकिल चलाने वाला है उसको साइकिल चलाने दी जाए, जो हवाई जहाज चलाने वाला है उसको हवाई जहाज चलाने दिया जाए। ये धार्मिक काम जो है धार्मिक विद्वानों के लिए सौंपा जाए, कि धार्मिक विद्वान करें। जो ये डेवलपमेंट के काम है, मैं कह रहा हूँ शिल्पा जी, आप किसी की सरकारी हॉस्पिटल में जा करके देख लीजिए, किसी मरीज को एडमिट करा, कल अपनी टीम लेकर के जाइए, देखिए कितनी कैसे परेशानियां होगी। हार्ट के मरीज भी वहीं जा रहे हैं, वहीं एक्सीडेंट वाले भी जा रहे हैं, वहीं मेडिसिन वाले भी, वहीं सारे मरीज एक तरफ। अजीब हौश पौश मचा हुआ। तो एम्स हमने क्रियाशील किया, दो एम्स हमारी सरकार में क्रियाशील हुआ मतीन साहब। 64 मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, 64 मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। चलिए, बीजेपी तो कह रही है उसने काम किया, बाकी गेस्ट का भी हम जरा रोक कर लेते हैं। आप दोनों के पास वापस मैं लौटूंगी। एच एस रावत साहब का जरा रोक कर लेते हैं। रावत साहब, क्योंकि आप सुन रहे हैं मतीन साहब लगातार कह रहे हैं जिसका काम उसी को साजे, कहने का उनका साफ सा मतलब है कि ये जो धार्मिक काम है वो धार्मिक लोग ही करें यहाँ पर। तो ये कौन से लोग होंगे जो आकर सरकार से अलग इस काम को करेंगे? क्या संत महात्मा जो है वो कॉरिडोर के लिए पैसा देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतीन साहब जो है ना, उन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। उनको लग रहा है कि काम कुछ नहीं हो रहा। 38 से 40 किलोमीटर डेली हाईवे बन रहे हैं। और आप हाईवे पे जाकर के देखिए, आप बंबई हाईवे पे जाकर के देखिए, बड़े बड़े हाईवे पे जाकर के देखिए, आप देहरादून की तरफ जाइए, हाईवे पे देखिए, आप वैष्णो देवी के हाईवे को देखिए। आप जिधर जाओगे ऐसे लगेगा कि जैसे किसी फॉरेन कंट्री में गाड़ी चला रहे हैं आप। इनको वो दिखाई नहीं देता, एयरपोर्टों का डेवलपमेंट इनको दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बड़ी हैरानी होती है। उत्तर प्रदेश का हालत ये था कि 10 किलोमीटर जाने में गाड़ी से आधे से पौने घंटा लगता था जिस समय अखिलेश की सरकार थी। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गड्ढों से पटा हुआ था, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। आज कहीं सड़कों पे गड्ढे दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन नहीं दिखाई देते। इन्होंने आंख बंद कर रखी है, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज तिरुपति बालाजी को डेवलप किया, वहां पर 5 लाख आदमी रहता है, पूरा की पूरा तिरुपति बालाजी मंदिर के ऊपर उनका रोजगार चलता है। कोई टैक्सी वाला है, वहाँ हजारों होटल्स बन गए, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, वहां से माल आ रहा है, माल जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ पर मंदिर हैं, वहां पर आप देखिए, द्वारकाधीश में जाकर के देखिए, तो वहां क्या मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा है या आम आदमी को रोजगार नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है। अभी अयोध्या में देखिए कितने बड़े बड़े होटल बन जाएंगे, वहां पर बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं, लेकिन देखने का विजन चाहिए। अब क्रिटिसाइज ही अगर करना है तो क्रिटिसाइज करते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मतीन साहब के क्रिटिसाइज करने से काम तो रुकेगा नहीं, काम तो चल रहा है। वो धार्मिक कार्य जितना बढ़ेगा, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, वो जो लोग जाएंगे दर्शन करेंगे तो एक दूसरे का सबका काम बढ़ता है। जम्मू कश्मीर में दोबारा से आप देखिए, वहां पर दोबारा लोग जाने लगे, वहां बेखौफ हो गए, वहां टूरिस्ट बढ़ गया है, वहां भी काम बढ़ रहा है, वहां के लोग भी खुश हैं, सारे मुसलमान खुश हैं, अमरनाथ पे भी खुश हैं, वैष्णो देवी पे भी खुश हैं। कहाँ खुश नहीं है? सब जगह खुश हैं, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। जाहिर रोजगार मिलेगा तो लोग खुश होंगे। अशोक यादव जी का भी हम रुक कर लेते हैं। अशोक यादव जी, चूंकि आप लगातार सुन रहे हैं तमाम चीजों को, क्या आपको भी ये नहीं लगता है कि रोजगार मिल रहा है? पक्षी पार्टियां जाहिर तौर पर विरोध करना आपका फर्ज है, लेकिन
ये जो काम हो रहा है, जो जिक्र हम कर रहे हैं कि मुस्लिम को भी रोजगार मिलेगा, हिंदू को भी रोजगार मिलेगा, दूसरी जाति को भी रोजगार मिलेगा, और रोजगार जाहिर तौर पर जो वहां पर जिसकी दुकान है पहले से कॉरिडोर बन जाएगा तो उसको रोजगार मिलना ही है। फिर क्या आपको भी यही लगता है जो मतीन साहब कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिलने वाला है, रोजगार नहीं मिलेगा? शिल्पा जी देखिए, रोजगार और नौकरी में जमीन आसमान का अंतर। आज ये सरकार नौकरी छीन रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और जो नौकरियां थी, जिस सेक्टर में नौकरियां थी उस सेक्टर को इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो एक तरह से कहीं न कहीं इस प्रदेश के और देश के युवाओं को का भविष्य इन्होंने अंधकारमय कर दिया, और उनको किधर डाइवर्ट कर रहे हैं? धर्म की तरफ, छद्म राष्ट्रवाद की तरफ। हमने गांव में हम लोग रहते थे, गांव में जो गाय के गले में घंटी बंधी रहती थी, तो क्या करते थे, चोर जब आते थे तो घंटी खोल के एक चोर जो दूसरी दिशा में भागता था, और दूसरे जो चोर की टीम वाले लोग रहते थे वो गाय को लेकर दूसरी दिशा में भाग जाते थे। गांव वाले घंटी के पीछे पीछे भागते थे, इधर उनकी गाय गायब हो जाती थी। तो कमोबेश यही स्थिति इस देश की है। आरएसएस, भाजपा और उनके तमाम आनुषंगिक संगठन एक टीम बनाए हुए हैं इस देश को लूटने के लिए। आप देखेंगी कि किस तरह से इस देश में आजादी के बाद शिल्पा जी 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था 2014 तक, जिसको उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया। 155 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया विगत 9 वर्षों में। तो ये इस देश की मतलब लूट है। आज हर एक नागरिक के ऊपर, शिल्पा जी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 1 लाख रुपए का विदेशी कर्ज है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे में अखिलेश जी की सरकार थी शिल्पा जी, हमने नारा दिया था कि अमेरिका ने सड़कें बनवाई, सड़कों ने अमेरिका को बनाया। इस तर्ज पे हम लोगों ने, समाजवादियों ने 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वर्ल्ड की बेस्ट एक्सप्रेसवे दिया, जिसमें हमने लड़ाकू विमान तक उतारे। इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाए, धस गए। आए दिन उसमें गड्ढे होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका एलिवेशन बहुत कम है। इन्होंने जिस प्रोजेक्ट में हाथ डाले हैं उसको उन्होंने चौपट करके छोड़ दिया। हमने वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग दिया, क्विक रिस्पांस सिस्टम जो कि 10 मिनट में शहरों में, 15 मिनट में गांव में दिया, डायल 100 लेकिन बीजेपी तो कहती है आपने माफिया राज दिया, और बीजेपी माफिया राज खत्म कर रही है। और जब उन माफियाओं के एनकाउंटर होते हैं तो आप उन एनकाउंटरों पर सवाल खड़े कर देते हैं, उन एनकाउंटरों पर आप धर्म जाति लेकर आ जाते हैं। शिल्पा जी देखिए, माफिया कौन है? आज के दौर में माफियाओं का परिभाषा बदल गई शिल्पा जी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो माफिया खड़ा है वो माननीय हो गया, उसके आगे पीछे तमाम सिक्योरिटी गार्ड चल रहे हैं उन माफियाओं के ऊपर। पूर्वांचल के बाहुबली माफिया ब्रजेश सिंह का देखिए कितना जलवा है, बढ़िया आराम से जेल से छूट के बाहर जो दरबार लगा रहा है। तो जो माफिया योगी सरकार को सपोर्ट कर रहा है दाहिने बाएं से, वो माफिया फ्लोरिश कर रहा है, पूरा फल फूल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो माफिया इनकी विचारधारा से को सहयोग नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, उस माफिया के ऊपर सारे इनके मतलब कार्रवाई हो रही है। तो ये पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से। ठीक है सर, जी से मैं इसका काउंटर लूंगी, लेकिन पहले मैं केशव मेहरा साहब के पास चलती। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, अशोक यादव जी। मेहरा साहब, चूंकि सर आप सुन रहे हैं हर किसी को, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर काम हो भी रहा है, क्योंकि काम तो जाहिर तौर पर होगा ही, जो हम अयोध्या का काम भी देख रहे हैं, हमने बाकी कॉरिडोर्स भी देखे, अब बाकी कॉरिडोर्स बनने की कगार पर है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सर इसको लेकर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह क्यों है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर धर्म के नाम पर खेल करना चाहती है? क्योंकि हर विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आती है कि आप डिरेल करने की कोशिश करते हैं बाकी मुद्दों से, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो शिक्षा को हो, स्वास्थ्य का हो, ये बाकी जो मुद्दे उनसे आपको हटाना है, इसलिए, और खासकर आपको वोट एक खास तबके के लेने हैं, इसलिए आप इस पर ज्यादा फोकस्ड है। जी, बहुत विस्तृत रूप से ये अवगत कराया कि हमने कितने अपने जिलों में अस्पताल नए खोल दिए हैं। उसके पश्चात में भी यदि कोई उस विकास को न समझे तो उसके बारे में क्या कहा जाए? क्या ये सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने हज हाउस बनाए? तो प्रश्न ये नहीं है, देश का बहुमत समाज कोई भी हो, उसके दृष्टिकोण से, जैसा मैंने पहले कहा कि आधुनिकतम सुविधाएं, मथुरा में, वृंदावन धाम में जाने पर बांके बिहारी में कितने लोगों की मृत्यु हो गई सांस दम घुटने से। तो उस दृष्टिकोण से जहां जहां भी आवश्यक है वह सारे कार्य करने ही चाहिए, और ये सरकार का काम है कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं। तो ये कह रहे हैं कि ये धार्मिक लोग करें ना, ये धर्म के लोगों का काम है, वो करे काम, सरकार ना करे काम, जिसका काम वो करे। ये सरकार का ही काम है। प्रत्येक सरकार, चाहे किसी की भी सत्ता रही हो, कुंभ के मेले में
कोई न्योता नहीं दिया जाता है, निमंत्रण नहीं बांटे जाते हैं। जी। करोड़ों करोड़ों की भीड़ आती है एक दिन में, तो वहां पर सुविधाएं हो, किसी प्रकार की दुर्घटनाएं न हो। प्रत्येक राजनीतिक दल की, कांग्रेस की सरकार हो, किसी समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सबने ही ये चिंता कर कर सारे काम किए हैं। लेकिन अब यह काम भाजपा सरकार कर रही है, तो क्यों इनको कठिनाई हो रही है, मेरी समझ के बाहर है। मतीन साहब जवाब दीजिएगा जरा। मैं कह रहा हूं कि अभी इन्होंने बताया इतने एक्सप्रेसवे बनाए, सब कुछ है। मैं कह रहा हूं लखनऊ विधानसभा के 200 मीटर के पैरामीटर आप अपनी टीम को सर्वे करा दीजिए, डेवलपमेंट सामने दिख जाएगा। मैं कोई भी बात लफाजी, झूठ और उसकी बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। आप 200 मीटर के पैरामीटर आप गोल करके देख लीजिए, आपको सारा विकास दिख जाएगा। अब जो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि भाई जो लोगों की पहले बुनियादी जरूरत है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये एक बहुत बुनियादी जरूरत है। आप उसको स्टैब्लिश करने के लिए सरकारों का काम, माजी में जितनी भी सरकारें रही हैं उनके काम रहे हैं कि उन्होंने स्कूल को डेवलपमेंट किया, उनको मेडिकल कॉलेज को डेवलपमेंट किया। मैं कह रहा हूँ लखनऊ में मैंने अभी चंद ही नाम गिनाए हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप जा करके देखिएगा, जो CHC सेंटर है उनके क्या हालात है। जो गांव गिराव कस्बात में करिए, मैं जो सरकारी जो वो है वो बंद के कगार पे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उन गरीब लोगों का क्या कसूर है। ये खाली अफीम की, धार्मिक अफीम की गोला दे दिया जाए, बस इसी से सब कुछ डेवलप हो जाएगा। इसी से देश रावत साहब, बुनियादी चीजों को लेकर मतीन साहब को बहुत पीड़ा है और जाहिर तौर पर होगी भी, क्योंकि बुनियादी चीजें जो हैं वो सबसे पहला हक बनता है किसी भी पब्लिक का जो आपको वोट करती है। जी, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ मतीन साहब से, कभी हज करने गए आप? वहां पे क्या प्राइवेट लोगों के हाथ में है क्या वो सारी व्यवस्था? सऊदी अरब के अंदर आप जाते हैं, वहां भी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। सरकार चुनी इसलिए जाती है, चाहे धर्म का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। और हमारा तो दुर्भाग्य ये है हिंदुओं का, हमारे बड़े बड़े मंदिर को सरकारों ने टेक ओवर किया हुआ है और कांग्रेस के जमाने से टेक ओवर किया हुआ है। हमारा तो सारा पैसा ही सरकार के पास चला जाता है। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहां से डेवलपमेंट करेंगे? तो ये हिंदुओं के साथ अन्याय शुरू से होता आ रहा है। ये तो शुक्र है कि कुछ योगी जी ने और मोदी जी ने इन बातों को समझा और समझ करके उन चीजों को विकास की तरफ लेके आ रहे हैं। अभी 100 करोड़ आदमी एक छोटे से बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हादसा होगा, तो वहां पर कॉरिडोर की आवश्यकता है, हनुमान मंदिर में आवश्यकता है। जैसे आप हज हाउस में जाते हैं, वहां पर सरकार की पूरी जिम्मेवारी होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। सारी व्यवस्थाएं सरकार देखने का मतलब होता है। इसलिए आप ये खाली सोचते रहे कि यहाँ पर तो स्कूल नहीं है, फलाना नहीं है, अरे नहीं है तो लोगों का इलाज कहां से हो रहा है? लोग कहां से इलाज करा रहे हैं? सारे के सारे व्यवस्थाएं दोनों तरफ दी गई है। बहुत बड़ी तादाद में कोरोना में लोग मरे हैं। आज कंपटीशन का जमाना है, दोनों तरफ व्यवस्थाएं चलती हैं, सरकार दोनों तरफ देख के चलती है। मतीन साहब को जवाब देना चाह रहा है, मतीन साहब फटाफट जवाब दीजिएगा, फिर बाकी के पास। मैं कह रहा हूं कि भाई कोरोना में पूरी दुनिया जग जाहिर हो गई कि क्या हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं थी। आज की डेट में हम कह रहे सारे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जाके देख लीजिए क्या परेशानियां है। लोगों को बेसिक नीड जो होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, वो हम दे नहीं पाएंगे। हम सिर्फ ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, सिर्फ लफाजी की बातें हैं। That's all भाई, उनका वो जानने। मैं तो एक आवाम का आदमी हूँ, मैं गरीब लोगों की आवाज उनकी बात समझता हूँ, वही मैं आपको बयान कर रहा हूँ। इनके लिए प्रियोरिटी जो है धार्मिक काम करना है। सरकार में जो करोड़ों करोड़ लोग जो बेरोजगार हो जाएं, चाहे अशिक्षित हो जाएं, बगैर दवा के वो मर जाएं, वो कोई माने नहीं है। बेसिक माने इनका यह है कि साहब हम धार्मिक चोला को लेकर के और उसी का जो है प्रचार करेंगे। चाइना तो डेवलप था, अमेरिका तो डेवलप था पूरा, वहाँ क्यों इतने लोगों की मृत्यु हो गई? ठीक है रावत साहब, ठीक है मतीन साहब। अशोक यादव जी का भी एक बार रुक कर लेते हैं। अशोक यादव जी, ठीक, समीर साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। समीर साहब बोलेगा, फिर मैं अशोक जी के पास चलती हूँ। ये फिगर है, ठीक है। समीर जी को जवाब देना चाह रहे थे, समीर जी बोलेगा। देखे शिल्पा जी, हमको लगता है कि मतीन साहब की आंख पर अखिलेश यादव का नकली चश्मा लगा हुआ है, जो अखिलेश यादव ने दिया है इनको।
इनको हॉस्पिटल नहीं दिखता, इनको स्कूल नहीं दिखता। यही उत्तर प्रदेश है जहां आजादी से लेके आज तक 13 मेडिकल कॉलेज थे और हमने 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले और मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किए। हम सभी मंडलों में विश्वविद्यालय बना रहे हैं। हमने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं था बनाया, हम सहारनपुर में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हम मुरादाबाद में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हम सभी उत्तर प्रदेश के 19 मंडलों में विश्वविद्यालय बना रहे हैं, हम मेरठ के अंदर खेल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हमने विश्वविद्यालयों की श्रृंखला लगाई है, हम सभी मंडलों में स्कूल खोल रहे हैं। बेरोजगार की बात अगर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेके 2023 तक 6.5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिया है। आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरी किसी सरकार में नहीं मिली है। किसी बीजेपी के अपने दावे, विपक्षियों के अपने दावे हैं और उसको लेकर सवाल यही खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, उसको लेकर सवाल यही है। होना चाहिए ठीक है। आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का अभाव हमारे पास, माफी के साथ शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धार्मिक